नमस्कार, आप सभी का मैं विकास शर्मा एक बार फिर समता एजुकेशन ट्रस्ट पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं डीएस की, यानी कि डाटा सफिशिएंसी की। मेंस लेवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आजकल ये प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है, तो प्री प्लस मेंस लेवल के दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं। डाटा सफिशिएंसी एक टॉपिक इस तरीके का टॉपिक होता है जिसमें आपको कैलकुलेशन कम करनी होती है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो इसको टॉपिक को आपको करने में बहुत आसानी होती है। क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको ये पता चल जाएगा इसमें कि कहां से हम आंसर निकाल पाएंगे, किस तरीके से अगर हम आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर ये चीजें अगर आपको पता होती हैं तो फिर डाटा सफिशिएंसी को सॉल्व करना बेहद ही आसान हो जाता है। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी भी पकड़ नहीं है और अगर आपने चीजों को रट रखा है, अगर आपने ट्रिक को याद कर रखा है, तो फिर डाटा सफिशिएंसी को करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसको पढ़िएगा, समझिए, करने की कोशिश करिए। 45 सेकंड का मैं आपको समय देता हूं। 45 सेकंड का समय ये रहा, आप इसको करिए और समझिए, करने की कोशिश करिए। ठीक है, क्वेश्चन देखो डाटा सफिशिएंसी का होता कैसा है, पहले आप इसको अच्छे से समझ लो, पढ़ लो, देन उसके बाद फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो जैसे लिखा हुआ है आपके सामने, तो देखिए आपका टाइम खत्म हो गया। अब मैं आपको समझाता हूं कि जैसे लिखा हुआ है, द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर एक्यूपाइड बाय आइदर टू स्टेटमेंट, यानी कि दो स्टेटमेंट आपको इसमें दिए गए हैं, 1 and 2, और 3 स्टेटमेंट 1, 2 and 3, यानी कि 2 भी दिए जा सकते हैं, 3 भी आपको दिए जा सकते हैं। यू हैव डिटरमाइन विच स्टेटमेंट इज आर सफिशियंट नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। कौन से स्टेटमेंट इसमें सफिशियंट होंगे आंसर को देने के लिए। आपको आंसर नहीं निकालना है, केवल यह बताना है कि कौन से स्टेटमेंट के द्वारा जो आपको आंसर निकालने के लिए कहा गया है वो आंसर आप निकाल सकते हो। तो इस तरीके के क्वेश्चन में होता क्या है कि सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, फिर उसको सॉल्व करने के लिए अलग अलग पार्ट में आपको वैल्यू दे दी जाती है, 1, 2, 3 ऐसे। फिर आपसे कहा जाता है कि कौन सी चीजों को हम मिलाकर, यानी कि स्टेटमेंट 1 से केवल आंसर निकाल सकते हैं, या स्टेटमेंट केवल 2 से निकाल सकते हैं, या स्टेटमेंट 3 से निकाल सकते हैं, या स्टेटमेंट 1 और 2 का प्रयोग करके, या 2 और 3 का प्रयोग करके, या फिर 1, 2, 3 तीनों का प्रयोग करके। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसके अंदर क्या है कि प्रॉफिट परसेंट ऑफ आर्टिकल व्हेन इट इज सोल्ड एट मार्क प्राइस, यानी कि प्रॉफिट परसेंट ऑफ आर्टिकल व्हेन इट इज सोल्ड एट मार्क प्राइस, यानी कि प्रॉफिट परसेंट ऑफ आर्टिकल व्हेन इट इज सोल्ड एट मार्क प्राइस, यानी कि आपको प्रॉफिट परसेंट बताना है जब आर्टिकल को, जब इसको मार्क प्राइस पर सोल्ड किया जाता है। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा कि कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज ₹250। अगर आपको सीपी दे दिया जाए सिर्फ, तो क्या प्रॉफिट परसेंट आप निकाल सकते हो? नहीं। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, कभी भी अगर आपको प्रॉफिट परसेंट अगर आपको किसी का निकालना है तो इसके लिए आपको पी पता होना चाहिए और इसका सीपी पता होना चाहिए। ठीक है, अब पी क्या होता है? पी हमारा होता है सीपी माइनस के एसपी, या एसपी माइनस के सीपी, ये हमारा पता होना चाहिए, और सीपी पता होना चाहिए, और इनटू 100, तब जाके हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। तो ओनली आपके सीपी से तो हम इसको नहीं निकाल सकते हैं, तो केवल स्टेटमेंट 1 तो हमारा नहीं हो सकता, केवल स्टेटमेंट 1 तो हमारा इसका आंसर नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा नहीं होगा। या तो 1 या तो 2 या 1 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 1 से तो आंसर निकल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब देखो, अब उसने बोला है दुकानदार अंकित मूल्य पर 2.5% की छूट देता है और प्रत्येक 12 वस्तु खरीदने पर 1 वस्तु मुफ्त देता है, और फिर भी उसे 20% लाभ प्राप्त करता है। तो देखो, केवल हम इसको सेकंड वाले से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपको क्या कहा गया है कि सीपी और एमपी की बात की गई है, सीपी और एमपी की बात की गई है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे यह कहूं कि यहां से 12 वस्तु खरीदने पर 1 वस्तु मुफ्त देता है, 12 वस्तु खरीदने पर 1 वस्तु मुफ्त देता है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा कि सीपी, एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा कि सीपी बराबर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और रेशियो होता है इसका 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट के साथ। तो ये सीपी और एमपी की डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास निकलकर यहां से आ जाती है। तो देखिए, मैं यहां पर अगर आपको समझाना चाहूं तो आपको 100 डिस्काउंट की वैल्यू हम कितनी लेंगे यहां पर 2.5%, तो 100 माइनस 2.5%, यानी कि ये हमारा बनेगा 97.5।
और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट यानी कि ये बनेगा हमारा 120। अब डिवाइड करने की बात आती है तो 12 वस्तु यानी कि छोटी वाली वैल्यू को तो इससे डिवाइड कर देते हैं और जो मुफ्त दी जाती है उसको जोड़ने के बाद हम इससे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास सीपी और एमपी की वैल्यू आ जाती है। 13 से डिवाइड करोगे तो 13 7 84 और 13 से करो आप 13 से करो 13 6 78 और 13 7 और 13 8 13 इंटू 8 8 3 24 4 2 बचेगा 8 3 24 4 2 बचेगा 8 9 10 104 आ जाएगा। तो 7 बार ही करना पड़ेगा। 13 7 84 तो 13 7 84 आ जाएगा, तो ये 7 बार चला जाएगा। अब 97.5 है यहाँ पर और ये 84 था, तो 84 से 97 कितना ज्यादा है, तो 6 6 12 1 13 यानी कि 84 है और ये 97 है, तो 7 और 6 हमारा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा ना। तो 13 7 84 13 8 1 मिनट रुको, कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। 13 6 78 और 13 7 7 3 ओहो 91 बनेगा, गॉट सॉरी 13 7 91 बनेगा, गॉट इट। 91 के बाद हमारे पास कौन सी वैल्यू बची, 13 5 65 यानी कि 0.75, तो 7.5 यहां से आ जाएगा और यहां पर करेंगे तो यहां पर 10 बनेगा। इसका अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो इधर 100 बन जाएगा, 25 से इसको कैंसिल करूंगा तो 3 और यहां पर कितना आ जाएगा 4। तो एक्चुअल में जो हमारे पास बनी वैल्यू वो सीपी और एमपी की वैल्यू का रेशियो हमारे पास 3:4 आ गया। तो मैं इसको यहां पर इन शब्दों को इस तरीके से लिख सकता हूं जिससे कि आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बड़े ही आसान से शब्दों में कि सीपी और एमपी इसका जो रेशियो हमारे पास आया वो आ गया 3 और 4। अब उसने क्या बोला है देखो, अब उसने हमसे यहां पर पूछा तो ये है कि बताइए कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, लेकिन उसने ऊपर लिखा है कि वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचे जाने पर इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो जैसे मान लो आपने 30 रुपए की कोई वस्तु खरीदी और 40 रुपए उसका मार्क प्राइस है, लेकिन आप उसे 40 में ही बेचने देना चाहते हो, तो एसपी भी आप उसका 40 ही रखना चाहते हो। तो 30 रुपए में खरीद के 40 रुपए में बेच रहे हो, तो आप यहां से अब आपको सीपी भी मिल गया, एसपी भी मिल गया, तो अब आप यहां से प्रॉफिट परसेंट को बड़े ही आसानी से निकाल सकते हो। यह बात आपको यहां से समझ में आ गई, कोई समस्या आपको यहां तक नहीं होगी। तो आपने देखा कि स्टेटमेंट 2 हमारा अलोन ही सफिशिएंट है, स्टेटमेंट 2 हमारा अलोन ही सफिशिएंट है, हमको स्टेटमेंट 1 की जरूरत पड़ी ही नहीं। तो हम इसमें क्या बोलेंगे कि हमारा ऑप्शन नंबर जो 2 है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओनली 2 यानी कि केवल हम 2 की हेल्प से ही हम यहां पर आंसर निकाल सकते हैं। यही हमारा होता है डाटा सफिशिएंसी, यानी कि किस ऑप्शन को लेने पर डाटा सफिशिएंट है, किस वाले स्टेटमेंट को लेने पर डाटा सफिशिएंट है, वही हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है देखिए, अब जैसे इसमें आपने देखा तो 3 डेटा आ गए आपके सामने, 3 आ गए। तो अब मैं आपको 45 सेकंड का समय देता हूं, पहले तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और करने की कोशिश करिए। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी ये पेपर के अंदर आते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, तो हमेशा एक बात आपको याद रखनी है कि आपको वहां पर कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, जबकि ये ध्यान नहीं देना है कि हमको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको ये ध्यान देना है कि कौन से हम आंसर निकाल सकते हैं। बस यही अगर आपके दिमाग में आ गया तो समझ लो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करिए, आप जल्दी से फटाफट से इसका आंसर दीजिए। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि उसने हमसे निकालने के लिए क्या कहा है। सबसे पहले दिमाग पे आना चाहिए। तो उसने बोला है कि फाइंड नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द जार, यानी कि एक जार है कोई, ठीक है। क्या कहा गया है आपसे कि एक जार है कोई, ठीक है। इसके अंदर ब्लू बॉल्स आपको निकालनी है कि कितनी है। इसके अंदर हमको यह पता करना है कि इसके अंदर ब्लू बॉल्स कितनी है, ठीक है। अब देखना, अब देखो पहले ऑप्शन, पहली वाली बात पे चलते हैं। व्हेन 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, 2 बॉल इसमें से ड्रॉन की रैंडमली, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 ब्लू एंड 1 रेड बॉल इज 6 2/3। अब आपने यहां पर देखा कि 1 ब्लू और 1 रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी हमारी 6/2/3 है।
तो आपको ना तो इसमें यह पता है कि ब्लू बॉल कितनी है, ना ही आपको यह पता है कि रेड बॉल कितनी है। तो अगर आप ऐसा भी मान लो कि टोटल आपने एक्स बॉल मान ली, इसके अंदर टोटल एक्स मान ली, जिसमें से ब्लू बॉल आपने मान लेते हैं कि बी है, रेड बॉल मान लो आपने मान ली इसके अंदर एक्स माइनस बी है। ठीक है, अब आपने यहां पे कहा कि बी में से इसमें से दो निकाली जाती हैं। अब आपको नहीं पता, तो उसने आपने कहा कि एक नीली और एक लाल गेंद, तो एक नीली इसमें निकाली आपने और एक लाल गेंद निकाली आपने, तो x माइनस बी C1, और इसकी वैल्यू जो आपको टोटल आपके पास जो है x C2 बराबर आपको कितना दिया गया है 6/23। आप खुद बताओ कि एक इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल बन रहे हैं कि या ये पॉसिबल है? तो एक अकेला पॉसिबल नहीं है, यानी कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि एक अकेला पॉसिबल यहां पर नहीं होगा। अब देखते हैं, आगे चलते हैं। उसने बोला कि 6 हरी गेंदें हैं और शेष सभी नीली और लाल है। अब हमको पता चल गया कि हरी गेंदें तो हमको पता चल गया कितनी है। हरी गेंद का मतलब होता है 6 बॉल आर ग्रीन बॉल, यानी कि ग्रीन बॉल उसने बता दी हमको कितनी है, ग्रीन बॉल उसने बता दी 6 है। अब मैं टोटल एक्स मान लेता हूं, और बाकी उसने बोला कि बाकी जो बची हुई है वो ब्लू प्लस ग्रीन है, और ब्लू प्लस ग्रीन हमारी बाकी बची हुई वो मान लेता हूं एक्स माइनस 6 है। हम ऐसा मान लेते हैं। अगर मैं इसको भी लेकर चलता हूं, तब भी हमने देखा कि अब मुझे ब्लू और ग्रीन के बारे में अलग अलग इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो इससे भी हम नहीं निकाल सकते हैं, इससे भी हम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इन दोनों का यूज करो, पहले का और दूसरे का। तो पहले में मुझे यह दिया गया है कि दो गेंदें निकाली जाती हैं, एक नीली और एक लाल होनी चाहिए, जिसकी हमको यहां पर प्रोबेबिलिटी दी गई है, और इस दोनों को मिलाकर भी नहीं आएगा, यानी कि अकेला एक भी नहीं आया, अकेला दो भी नहीं आया, और एक और दो दोनों को मिलाकर भी आंसर नहीं आया। अब देखते हैं। अब टोटल 24 गेंद हैं। अब हमको पता चल गया कि x की वैल्यू कितनी है, 24 है। ठीक है, और नीली गेंदों की संख्या लाल गेंदों से अधिक है। इतने थे सो काम नहीं चलने वाला है, ओनली 3 से तो काम नहीं चलने वाला। अब मैं सभी को मिला देता हूं, तो ये 24 है। हरी कितनी है इसके अंदर, टोटल 24 हो गई। ठीक है, बात समझिएगा, टोटल हमारे पास 24 हो गई। अब मैंने 6 देखा, तो हमारे पास ब्लू बॉल इसके अंदर 6 आ गई, ग्रीन यानी कि ग्रीन वाली बॉल हमारे पास 6 आ गई, और इसके बाद टोटल अब हमारे पास बची कितनी, 18 बची। अब 18 के अंदर ब्लू हमारी कितनी है, ब्लू को हम मान लेते हैं x है। अब उसने बोल दिया यहां पर कि यहां पर उसने बोल दिया है कि ब्लू बॉल्स आर मोर देन रेड बॉल, ब्लू बॉल ज्यादा है रेड बॉल से। तो अगर ये x है, तो ये हमारी बचेंगी 18 माइनस एक्स, एक्स माइनस 18 माइनस एक्स। ये बात समझ में आ गई आपको कि नहीं, बताओ। अब देखो, अब मैंने तीनों को मिलाया, तो हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन निकली। अब इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हमारा आंसर निकलेगा, देखते हैं। अब मुझे पता चला, मैं पहली वाली कंडीशन हम जो को कह रही है बी C1, तो बी की वैल्यू को मैं रखता हूं x और C1 मल्टीप्लाई। अब हम यहां पर देखते हैं, तो ये हम रखते हैं 18 माइनस एक्स, और ये भी C1। यहां पर टोटल हमारे पास 24 C2, और यहां से 6/23। ये कंफर्म हो गया कि यहां से सॉल्व करने पर हमारी x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, और x की वैल्यू हम रख देंगे, तो हमारे पास टोटल जो भी पूछा गया है ब्लू बॉल्स की, हमको नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, वो हमारे पास निकल कर आ जाएंगे। तो यहां पर एक चीज पता चल गई कि तीनों को मिलाकर ही हम आंसर निकाल सकते हैं, और बाकी हमारा कोई भी चांस ऐसा नहीं है कि हम आंसर निकाल पाए। तो ऑप्शन हमारा 1 एकदम कंप्लीट होगा। ठीक है, यह बात समझ में आ गई आपको, यानी कि हमको पता चल गया कि ऑप्शन हमारा जो होगा वो हमारा पहला एकदम करेक्ट होगा। ऑल द 3 टुगेदर वर्क करने वाली हैं यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। 45 सेकंड का आपके पास समय है, जल्दी से फटाफट से इसका आंसर निकालने की कोशिश करिए आप, जल्दी से।
देखिए क्या कहा गया है आपसे, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन सेकेंड ईयर ऑन ₹3430। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में अगर आपको पता है तो प्रिंसिपल आपको उसने दे दिया, प्रिंसिपल उसने कितना दे दिया आपको 3430। रेट आपके पास नहीं है, टाइम आपके पास सेकेंड ईयर की बात की है तो सेकेंड ईयर है 2 ईयर। इतनी चीजें आपको दी गई हैं और आपसे पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, यानी कि सीआई की वैल्यू आपको यहां पर निकालनी है। तो देखिए पहले वाले ऑप्शन में उसने कहा है ₹3430 becomes 49 times in T year and 64 times in T+2 year at the same rate of CI। अगर मैं इसको यहां से देखूं तो प्रिंसिपल हमारा कोई एक है और वो अमाउंट बन जाता है 49 टाइम्स, और इतना होने में उसको T ईयर्स का समय लगता है, T ईयर। अब यहां से अगर मैं देखूं तो इसी को 64 टाइम्स होने में, यानी कि इसी अमाउंट को 64 टाइम्स होने में कितना समय लगता है, T+2 ईयर लगते हैं। तो यहां से यहां तक 2 ईयर आ गए कि नहीं आ गए। अब मैं ये कह सकता हूं कि इस प्रिंसिपल के लिए ये अमाउंट है तो इस वाले अमाउंट के लिए ये प्रिंसिपल की तरह काम करेगा। तो अब मैं आपको ये समझा सकता हूं कि प्रिंसिपल अगर 49 है तो वो 2 साल के अंदर अमाउंट बन जाता है 64। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आप लोगों को मैंने कॉन्सेप्ट बता रखा है कि कभी भी प्रिंसिपल और अमाउंट आपको दिया जाए और ईयर की बात हो रही हो तो हमको रेट निकालने के लिए इसको 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर कुछ भी दिया जाए, इसे 1 ईयर पे ले आओ। अब 1 ईयर पे कैसे लाओगे, अगर 2 ईयर है तो उसका उतने का ही रूट ले लो। तो मैं इसको लिख सकता हूं 49 ऐसे, इसको लिख सकता हूं 1 ईयर और इसको लिख सकता हूं 64 ऐसे। तो ये 7 बनेगा और ये 1 ईयर और ये हमारा 8 बनेगा। तो एक का यहां पर 1/7, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1/7 को 14 2/7%, यानी कि रेट हमारे पास आ गई यहां से निकल के 14 2/7%। अब तो निकल आएगा सब कुछ। तो एक बात मुझे पता चल गई कि ओनली 1 भी हमारा काम कर जाएगा। अब उसने बोला यदि तीसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज X रुपए है तो इससे तो कोई मतलब नहीं निकलने वाला। तो हमको एक बात पता चल गई कि पहले वाले से केवल एक ही हमारे लिए काफी है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ओनली 1 अलोन कंप्लीट कर देगा स्टेटमेंट को, यानी कि ओनली 1 से ही हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। ओनली 2 हमारे लिए किसी काम का नहीं है और 1 और 2 भी हमारे लिए किसी काम का नहीं है। तो ओनली 1 अलोन हमारा यहां पर सफिशियंट है आंसर को निकालने के लिए। तो यहां पर यह आंसर निकल कर आ गया। इतनी बात आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है समझने की आप कोशिश करिएगा। ये लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से आप इसको समझ लीजिए और आंसर देने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको समझाता हूं कि किस तरीके से ये सॉल्व हो सकता है। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है देयर आर सम बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास एंड एवरेज एज ऑफ क्लास 20 to 8/11 ईयर्स, फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। यानी कि देयर आर सम बॉयज एंड गर्ल्स इन क्लास, एवरेज एज ऑफ क्लास, यानी कि हमको क्या क्या दिया गया है सुन लो। सम बॉय प्लस गर्ल्स इन क्लास, एवरेज एज ऑफ क्लास इज दिस। सम बॉयज हैं और कुछ गर्ल्स हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि बॉयज हैं वो हमारे पास कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। अब कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं ये हमको नहीं पता, और ना ही हमको ये पता है कि बॉयज का एवरेज एज और गर्ल्स का एवरेज एज कितना है अलग अलग। तो बॉयज का एवरेज एज हमको पता होना चाहिए, गर्ल्स का एवरेज एज हमको पता होना चाहिए। तो कितने बॉयज और कितने गर्ल्स हैं हम निकाल सकते हैं। या फिर हमारे पास इसमें से जानकारी क्या होनी चाहिए, एक बॉयज का एवरेज एज होना चाहिए और बॉयज और गर्ल्स कितने ये पता होना चाहिए। और ये तो अब देखो एवरेज एज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन क्लास इज 26 एंड 20। अब हमको पता चल गया कि 26 हमारे एवरेज बॉयज हैं और 20 एवरेज गर्ल्स हैं, और ठीक है,
और यहां से हमने देखा तो हम यहां पर देखते हैं कि एवरेज बॉयज हमारे पास एवरेज एज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन क्लास इज 26 एंड 20। तो एक चीज देखो, अगर आप यहां पर देखोगे तो ये अगर हमारे पास 26 है वैल्यू, ये वाली एलिगेशन से ही समझो, और ये वाली वैल्यू हमारे पास 30 है, और ये वाली वैल्यू हमारे पास 22 8/11 है, तो ये बॉयज हैं और ये गर्ल्स हैं। तो यहां पर दो वैल्यू निकलती हैं, तो ये नंबर ऑफ रेशियो निकलेगा हमारे पास बॉयज और गर्ल्स का, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो। लेकिन हमारे पास टोटल बॉयज तो हमको टोटल, ना तो हमको बॉयज की संख्या दी गई है, ना ही हमको गर्ल्स की संख्या दी गई है, ना ही टोटल की संख्या हमको दी गई है। तो दिस इज नॉट पॉसिबल कि हम इससे इसको सॉल्व कर पाए। अब हम देखते हैं कि उसने बोला व्हेन नंबर ऑफ गर्ल्स रिड्यूस बाय 6 देन दे बिकम्स 45 5/11 ऑफ टोटल स्टूडेंट इन क्लास इनिशियली। देखो, उसने ये बोला कि व्हेन, जब हम नंबर ऑफ गर्ल्स की संख्या को 6 कमी कर देते हैं तो वो क्या होती हैं कि आरंभ में हमारी कक्षा में जितने भी कुल विद्यार्थी थे उसका 45 5/11 होती हैं। तो देखो क्या बोला गया, जब लड़कियों की संख्या में x की कमी होती है, तो मैंने मान लेता हूं कि पहले g थी गर्ल्स, अब g -6 है, तो वे कितनी हो जाती हैं आरंभ में कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं, g + b, तो g + b के 45 5/11 के बराबर हो जाती हैं, तो 45 5/11 के बराबर हो जाती हैं, ठीक है, इसके बराबर हो जाती हैं। अब बात यहां से समझने वाली यह है, क्या इससे हमारा कुछ सेंस निकलने वाला है? बिल्कुल। देखो, यहां से हमारी जो रेशियो बनेगा, वो कुछ भी रेशियो बने, उस रेशियो की वैल्यू को हम यहां रख सकते हैं, उस वैल्यू को हम यहां रख सकते हैं, उस वैल्यू को हम यहां रख सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंग हमारा जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। जब वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी तो उसके बाद हमसे जो पूछा गया है कि हमारे फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहां से निकल कर आ जाएंगे। ये बात समझ में आ गई आपको? क्लियर है इतनी बात आपको कि नहीं बताओ? लेकिन आप ये सोचो कि मैं इसकी मतलब केवल सेकंड वाले से इसको सॉल्व कर लूं, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो हमारा ओनली 1 भी कंप्लीट नहीं कर सकता, ओनली 2 भी कंप्लीट नहीं कर सकता, आइदर 1 और या तो 1 या 1 2 भी नहीं कर सकता। हम यहां पर देखेंगे तो दोनों का हमको एक साथ सहारा लेना पड़ेगा। दोनों जब एक साथ काम करेंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई आप सभी को? किसी को भी कोई भी समस्या यहां तक नहीं होगी कि किस तरीके से इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है आपको। डाटा सफिशिएंसी में सबसे बढ़िया यही होता है कि सॉल्व नहीं करना होता डाटा सफिशिएंसी को। डाटा सफिशिएंसी में हमको यह बताना है कि कौन से डेटा को लेने पर हमारा आंसर आ जाएगा, कौन सा डेटा हमारा सफिशिएंट है, केवल बस हमको यही बताना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, इसको आप लोग समझिए और करने की कोशिश करिए। टाइम आपके पास ये रहा, आप इसको समझिए और करने की कोशिश करिए। देखिए, टाइम खत्म हो गया, समझने की कोशिश करिए। क्या लिखा हुआ है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर व्हिच हाइट इज 2 मीटर। हमको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है जिसकी हाइट 2 मीटर है। तो देखो कैसे निकालोगे, समझो। एक सिलेंडर है, उसकी हाइट हमको दी गई है और उसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का? तो सिलेंडर का अगर हम वॉल्यूम निकालने जाते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है πr²h। तो आपके पास r की वैल्यू नहीं है। अगर r की वैल्यू होती तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाते। r की वैल्यू कहां से मिलेगी देखते हैं। पहले को पढ़ते हैं। एक कॉन इज कट फ्रॉम सिलेंडर, सिलेंडर से एक कॉन कट किया गया। उस बेस रेडियस इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ सिलेंडर, बेस रेडियस इसका हाफ है रेडियस ऑफ सिलेंडर से, एंड ऑफ इक्वल हाइट,
एंड रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 1:2। देखो क्या कहा गया समझिएगा। एक बेलन से एक शंकु काटकर बनाया जाता है। एक बेलन है कोई, ठीक है, एक बेलन है, ये एक बेलन है। बेलन का मतलब होता है सिलेंडर। एक सिलेंडर है ये रहा, ये रहा, इसमें से एक शंकु काटा जाता है। तो देखना, अब जो शंकु काटा जाता है ना, उसने क्या बोला है कि जिसके आधार की त्रिज्या जो है बेलन की त्रिज्या से आधी है। अब बेलन की जो मानते हैं, हम मान के चलते हैं बेलन की ये रही आर। तो वो जो आपको काटा आपने यहां से ऐसे करके, ऐसे ऐसे आपने यहां से ऐसे काटा, ये ऐसे, तो इसकी जो बन के आ रही है हमारी, वो इसकी हाफ है, हम ऐसा मान लेते हैं। तो ये r/2 हो जाएगी, r/2। और हाइट तो इक्वल है दोनों की, हाइट दोनों की इक्वल है और समान ऊंचाई है, तथा शंकु के वक्रपृष्ठ का अनुपात बेलन के आयतन का 1/2 है। अब शंकु के वक्रपृष्ठ की बात करते हैं, तो शंकु का जो वक्रपृष्ठ होता है ना, वो πr/l होता है। क्या होता है? πr/l होता है, ठीक है, यही बोला गया है ना, कर्व सरफेस ऑफ कॉन। तो ये πr/l होता है, तो मैंने इसको लिखा पाई r और l, और इसका मुझे दिया गया है बेलन के साथ अनुपात। तो बेलन का अनुपात क्या हो जाएगा? पाई r²h। तो ये r है, तो इसको r/2 लिख सकते हैं हम। अब देखिए, और इसकी वैल्यू 1/2 दी गई है। अगर मैं यहां से पाई से पाई कैंसिल करूं, तो ये हमारा बनेगा r × l, और यहां से बनेगा 2 × r² × h, और इसकी वैल्यू हमारी 1/2 के बराबर है। ये बात आपको यहां तक समझ में आती होगी, किसी को कोई भी समस्या यहां तक नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए, अब एक चीज देखो आप यहां पर कि अगर मैं यहां से r को r से कैंसिल कर दूं तो सब कुछ ठीक है, लेकिन l की वैल्यू कैसे निकले? l की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो देखो, l = होता है रूट के अंदर, l = होता है h² + r²। यही तो होता है। अगर भाई मैं यहां से ऐसे इसको रखूंगा, ये तो r मेरे पास है, ये हमारे पास l है और ये h है। तो अगर मैं l रखूंगा तो ये l हमारा होता है, तो l = h² + r²। तो h² यानी कि h की वैल्यू हमारे पास दी गई है, r की वैल्यू हमारे पास नहीं दी गई है। तो मैं यहां पर इसको रख सकता हूं कि नहीं? तो देखो, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, अब l = रूट के अंदर h की वैल्यू 4 + r²। अब इसका जो r² है वो r/2 है, यानी कि r/4 हो जाएगा, r²/4, और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2r और h की वैल्यू यहां पर भी 2 है और 1/2। बड़े ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब इसको जब सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो रूट के अंदर बनेगा 16 + r² और डिवाइडेड बाय 4 को बाहर निकालेंगे तो 2, और मल्टीप्लाई में हमारा आ जाएगा 2 × r × 2, ये बनेगा कि नहीं? और इसकी वैल्यू हमारे बराबर आ जाएगी 1/2 के। अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारा 16 + के r², और यहां से ये बनेगा 8r, और ये 1/2। अब यहां पर अगर आपसे कोई ये कहे कि r की वैल्यू क्या निकाल लोगे आप, तो बिल्कुल r की वैल्यू हमारी यहां से निकल के आ जाएगी। उसको हम यहां पर रख देंगे तो हमारा कर्व सरफेस एरिया यहां से निकल कर आ जाएगा। वो सॉरी, कर्व सरफेस एरिया नहीं, आयतन यानी कि वॉल्यूम हमारा यहां से निकल कर आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन 1 से हम आंसर निकाल सकते हैं। अब आ जाते हैं ऑप्शन 2 के पास। जो बेलन है उसे हम समान त्रिज्या वाले 6 गोलों में परिवर्तित करते हैं। अब सेकंड वाले तरीके से देखते हैं तो क्या बनेगा। देखो, देखिए, सिक्स इंटू, अब भाई वॉल्यूम बराबर होना चाहिए, तो वॉल्यूम हमारा गोले का क्या होता है? πr³, ठीक है। तो देखो बड़े ध्यान से सुनिएगा, तो यहां पर हमारा क्या बनेगा? यहां से उसने देखा कि 6 गोलों में बराबर में आपको यहां पर करना है, तो इसमें हाइट तो होती नहीं, और यहां पर h की वैल्यू आपके पास दी गई है और समान त्रिज्या है दोनों की, तो यहां से भी r की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, यानी कि इससे भी r की वैल्यू आ जाएगी।
और इससे भी आर की वैल्यू। तो हमको एक बात पता चल गई कि बेलन का आयतन निकालने के लिए हमारा जो स्टेटमेंट 1 है वो भी अलोन सफिशिएंट है और स्टेटमेंट 2 है वो भी अलोन सफिशिएंट है। तो हम कह सकते हैं या तो अकेला 2 या अकेला 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा। दोनों में से कोई भी आप अकेला ले लीजिए, दोनों ही अकेले अकेले यहां पर सफिशिएंट हैं और हम आंसर इसका बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा आपके सामने। करने की कोशिश करिए आप लोग, ठीक है, अच्छे से समझिए। इसके लिए मैं आपको 45 सेकंड का समय देता हूं। देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है आपसे, समझने की कोशिश करिए आप लोग अच्छे से। आसान सा क्वेश्चन है ये तो, बहुत ही। लिखा हुआ है इफ व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता होना चाहिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा होता क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो पूछा जाए वो चीज आपको पता होनी चाहिए, तभी तो आप निकाल पाओगे। ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अब देखो उसने बोला है कि लेंथ इज 50% मोर देन ब्रेथ, यानी कि लेंथ जो है वो 50% ज्यादा है ब्रेथ से। तो लेंथ और ब्रेथ का अगर मैं रेशियो निकालूं तो ये 50% ज्यादा, यानी कि 150/100, यानी कि ये हमारा कितना निकलेगा 6/4, यानी कि 3/2। तो 3x और 2x ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो तो क्या आपका यहां से आंसर निकल पाएगा पहले वाले से? तो अकेले पहले वाले से तो बिल्कुल नहीं निकलेगा। ओनली स्टेटमेंट 1 तो नहीं हो सकता। बोथ 1 and 2 टुगेदर, इसको देख लेते हैं। आइदर 1 और 2 अलोन, ये भी नहीं हो सकता। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसने लिखा है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 48 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है कोई, उसका पेरीमीटर यानी कि 4 इंटू साइड इक्वल टू आपको 48 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहां से साइड की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आ जाएगी? 12 सेंटीमीटर। उसने लिखा है ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर, यानी कि अब यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो चौड़ाई है, यानी कि जो ब्रेथ है, यानी कि जो चौड़ाई है वो आपको दी गई है बराबर, यानी कि ब्रेथ यानी कि 2x की वैल्यू आपके पास 12 आ गई, क्योंकि ये 12 सेंटीमीटर है, ये ब्रेथ के बराबर भी है, रेक्टेंगल की ब्रेथ के बराबर भी है। तो ब्रेथ हमको 2x है, तो 2x की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 12 है, तो x की वैल्यू यहां से हमारे पास 6 आ जाएगी। तो इसको यहां रख देंगे तो ये 18 बनेगा और ये हमारा 12 बनेगा। तो लेंथ और ब्रेथ दोनों आ गई। तो हमको पता चल गया कि अगर मैं एक और दोनों का यूज करूंगा तभी हमारा आंसर आ सकता है बोथ 1 and 2 टुगेदर, यानी कि दोनों का मुझे एक साथ यूज करना पड़ेगा तभी हमारा आंसर निकल सकता है। अलोन एक भी काम नहीं करने वाले हैं, ना ही पहला वाला स्टेटमेंट अलोन काम करने वाला है, ना ही दूसरा वाला स्टेटमेंट अलोन काम करने वाला है। बात समझ गई? आगे कोई समस्या आपको यहां तक नहीं होगी कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, समझने की कोशिश करिए और जल्दी से फटाफट से इसका आंसर दीजिए। देखिए 45 सेकंड का समय है आपके पास, जल्दी से। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि वही चीज कि व्हाट इज एज ऑफ राहुल आफ्टर 2 ईयर, यानी कि राहुल की एज 2 साल के बाद कितनी होगी। तो पहले तो राहुल की एज निकालनी है। एवरेज एज ऑफ अरुण एंड नीरज इज 24 ईयर एंड रेशियो ऑफ एज ऑफ राहुल टू अरुण इज 2:3। यानी कि अरुण और नीरज की हमको एज दी गई है एवरेज एज, तो यहां से तो कुछ भी नहीं बन पा रहा। सेकंड वाले को देखें, नीरज इज 4 ईयर एल्डर देन सतीश एंड रेशियो ऑफ एज ऑफ सतीश टू राहुल इज 1:2। यहां से कुछ हो सकता है क्या, वो भी देख लेते हैं। देखिए समझने की कोशिश करिए आप बड़े ध्यान से।
सबसे पहले एवरेज एज ऑफ अरुण एंड नीरज, तो अरुण प्लस नीरज की अगर मैं एवरेज एज हमारे पास 24 है तो टोटल एज कितनी हो जाएगी 24 इंटू 2, नाउ इट बिकम्स 48। ठीक है, अब इसके बाद हम देते हैं रेशियो ऑफ एज ऑफ राहुल टू अरुण, और राहुल और अरुण का अगर रेशियो देखें तो 2:3 है, तो यहां से तो कुछ नहीं होने वाला है, तो मैं यहां से रख सकता हूं कि राहुल को मैं 2x ले सकता हूं और अरुण को मैं यहां पर 3x ले सकता हूं। ठीक है, तो आप आगे बढ़ते हैं, तो अगर मैं यहां पर अरुण की रख दूं तो यहां पर n की वैल्यू हमारी यानी नीरज की वैल्यू आ जाएगी 48 माइनस के 3x। इससे तो कुछ नहीं हुआ, ओनली वन स्टेटमेंट तो कुछ भी नहीं है, ओनली 2 के पास चलते हैं। नीरज इज 4 ईयर एल्डर देन सतीश, नीरज है वो सतीश से 4 साल एल्डर देन है, 4 साल बड़ा है, तो सतीश को अगर मैं x मान लूं और नीरज को, सतीश को अगर मैं y मान लूं तो नीरज हमारा हो जाएगा y प्लस 4। अब दिया गया सतीश, रेशियो ऑफ एज ऑफ सतीश टू राहुल इज 1:2। सतीश और राहुल का जो रेशियो दिया गया है, सतीश और राहुल, इसका रेशियो 1:2 है, तो सतीश की एज को मैं यहां पर अगर y मान लेता हूं या आप k मान लो, तो राहुल यहां से आ जाएगा आपका 2k। अब देखो, अब एक चीज देखिए, अगर मैं दोनों को मिला दूं, अगर मैं दोनों को मिला दूं तो एक चीज यहां से मुझे पता चलती है, क्या पता चलती है, देखो अलोन तो ये भी कंप्लीट नहीं कर पाएगा, तो अलोन तो ये भी नहीं कर पाएगा। अब दोनों को मिलाकर देखते हैं, जैसे ही दोनों के स्टेटमेंट को मैंने मिक्स करके देखा तो मैं यहां पर ये कर सकता हूं कि मैं नीरज की, उसने बोला है हमसे, क्या बोला है उसने ये बोला है कि नीरज इज 4 ईयर एल्डर देन सतीश, तो सतीश की एज आपने कितनी, नीरज की एज आप पहले निकाल चुके हो कितनी, 48 माइनस 3x निकाल चुके हो। तो अगर ये 48 माइनस के 3x है तो सतीश से ये 4 साल बड़ा है, सतीश से ये 4 साल बड़ा है, तो मैं एक बात बोल सकता हूं यहां पर कि ये 48 माइनस 3x है अगर नीरज, तो ये इससे 4 साल छोटा होगा, तो ये 4 साल छोटा होगा, तो ये हो जाएगा 48 माइनस के 3x और माइनस के 4, यानी कि ये हो जाएगा हमारा कितना, 4 साल छोटा, यानी कि 48 माइनस के 3x और माइनस के 4। ठीक है, तो माइनस के 4 यानी कि 44 माइनस के 3x। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, अब देखो, तो सतीश भी मिल गया और नीरज भी मिल गया, यहां से ये सतीश की आ गई और नीरज की आ गई। अब उसने क्या बोला है, सतीश एंड रेशियो ऑफ, सतीश का और नीरज का रेशियो है हमको k और 2 के दिया गया है, तो सतीश की वैल्यू 44 माइनस 3x है, तो k की वैल्यू अगर 44 माइनस के 3x है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 44 माइनस के 3x, तो ये 88 माइनस के 6x आ जाएगा। राहुल, अगर राहुल हमारे पास आ गया 88 माइनस 6x और जो कि यहां से 2x था, तो 2x बराबर हमारे पास आ जाएगा 88 माइनस के 6x, यानी कि 8x की वैल्यू हमारे पास आ गई 88, तो x बराबर हमारे पास आ गया कितना, 11। तो x की वैल्यू अगर हमारे पास 11 निकल कर आ गई, तो उसने पूछा क्या है हमसे कि एज ऑफ राहुल आफ्टर 2 ईयर, तो एज ऑफ, अगर हम राहुल की यहां से निकालना चाहें तो राहुल की एज हमारे पास 22 आ गई। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि नहीं? अब देखो यहां से, अब राहुल की 22 आ गई, तो उसने हमसे यह पूछा है कि 2 साल बाद राहुल 24 साल का हो जाएगा। एक बात पता चल गई कि अगर हम स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों को लेकर चलेंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा, यानी कि बोथ 1 एंड 2 विल बी द करेक्ट, यानी कि दोनों को एक साथ आपको लेकर चलना पड़ेगा। नाउ वी कैन से कि ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन 3 हमारा क्या होगा, यहां पर एकदम करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। यह बात आपको समझ में आ गई होगी, यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई समस्या आपको यहां तक नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसको आप लोग पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में यह कहा गया है, सबसे पहले तो आप लोग खुद करने की कोशिश करिए। मैं आपको 45 सेकंड का समय देता हूं, आप खुद इसको करिए और सॉल्व करने की कोशिश करो। आप
अगर आपका आंसर आता है तो अच्छी बात है, अगर आपका आंसर नहीं आता है तो मैं आपको समझाऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी वहां पर। ठीक है, जल्दी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो आप लोग, जल्दी से फटाफट से। देखो किस तरीके से सॉल्व होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है कि शांत जल में नाव की गति क्या है, कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि बोट की हमको गति यहां पर निकालनी है, स्पीड ऑफ बोट हमको यहां पर निकालना है। तो स्पीड ऑफ बोट हमारा क्या बनेगा, स्पीड ऑफ बोट। तो स्पीड ऑफ बोट की यहां पर बात करनी है, तो स्पीड ऑफ बोट हमको निकालना है। When the upstream speed of boat is equal to the speed of stream, यानी कि अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट, यानी कि बोट की अपस्ट्रीम में जो स्पीड है, तो अगर मैं अपस्ट्रीम में देखूंगा तो वो बनेगी हमारी बोट की, तो b माइनस डब्ल्यू बनेगी, और बोट इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम के बराबर है, यानी कि ये हमारे w के बराबर है। ये बात आपसे बोली गई है। यानी कि क्या कहा गया है कि शांत जल में नाव की गति क्या है, जब धारा के प्रतिकूल नाव की गति धारा की गति के बराबर है, धारा की गति w के बराबर है। तो हम यहां से यह बात बोल सकते हैं कि b बराबर 2w है हमारे पास, तो b अपॉन w बराबर हमारे पास जो निकल कर आएगा वो 2 अपॉन 1 निकल कर आएगा, यानी कि b की वैल्यू अगर 2x होगी तो इसकी वैल्यू x होगी। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब उसने हमसे पूछा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट, तो यहां से अकेले बोट निकल कर नहीं आएगी, आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी आपकी बोट की वैल्यू यहां पर निकल कर आ सकती है। अब कहा यह गया है पहले वाले अगर सेंटेंस को अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें हमसे यह कहा है कि टाइम रिक्वायर्ड टू कवर सर्टेन डिस्टेंस अपस्ट्रीम इज 24 सेकेंड। टाइम रिक्वायर्ड टू कवर सर्टेन डिस्टेंस, अब डिस्टेंस ही नहीं पता कि कितनी कवर करनी है, तो टाइम रिक्वायर्ड टू कवर सर्टेन डिस्टेंस अपस्ट्रीम इज 24 सेकेंड, यानी कि उसको जो टाइम लगता है कवर करने में, उसको जो टाइम लगता है कवर करने में, t इक्वल टू डी कितनी दी गई है हमको नहीं पता, लेकिन उसकी स्पीड जो है आपको टाइम रिक्वायर्ड टू कवर सर्टेन डिस्टेंस अपस्ट्रीम में उसको लगेगा, वो समय कितना लगने वाला है उसको, वो 2x माइनस के x यानी कि इस स्पीड से उसको कितना समय लगने वाला है, तो उसको लगने वाला है 24 सेकंड। तो यहां से हमारे पास d की वैल्यू नहीं है, तो हम नहीं कर सकते सॉल्व, यानी कि स्टेटमेंट 1 हमारा अलोन सफिशियंट नहीं है, ये वाला गलत हो जाएगा। अब टाइम रिक्वायर्ड टू कवर सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 8 सेकेंड, अब डाउन स्ट्रीम में इससे समय लगता है वो 8 सेकेंड लगता है, तो d अपॉन डाउन स्ट्रीम में अगर हम बात करें तो 2x और x यानी कि 3x इक्वल टू हमको कितना समय लगता है 8 सेकेंड का। अब यहां से आप एक चीज देख सकते हो कि ओनली 2 भी हमारा यहां पर सफिशियंट नहीं है। अब दोनों को अगर मैं देखूं तो यहां पर d की वैल्यू और यहां पर d की वैल्यू इक्वल है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 24 इंटू एक्स बराबर 24x। तो यहां से मुझे एक बात पता चल गई कि दोनों की अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां से भी डिस्टेंस वो 24x कवर करती है और यहां से भी डिस्टेंस वो 24x ही कवर करती है, क्योंकि जब वो डाउन स्ट्रीम में जाती है तो 2x प्लस x हमारा 3x हो जाता है, तो दोनों ही जगह से समान डिस्टेंस कवर करती है। वो जब समान डिस्टेंस कवर करेगी तो यहां इसका मतलब हमको एक बात पता चल गई कि x की वैल्यू हमारी 1 है। तो जब x की वैल्यू हमारी 1 है तो हमको एक बात पता चल गई कि जब x की वैल्यू हमारी यहां पर 1 है तो हमको 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, ये हमको चीज यहां पर समझ में ही नहीं आ रही है। तो अब हम यहां पर देखेंगे कि क्या हमारा ओनली 1 स्टेटमेंट कंप्लीट था, ओनली 1 स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं था, ओनली 2 स्टेटमेंट भी कंप्लीट नहीं था, और बोथ 1 एंड 2 टुगेदर क्या ये कंप्लीट है, इससे भी हम आंसर यहां पर नहीं निकाल सकते क्योंकि डिस्टेंस आपको नहीं दी गई है। जब हमारे पास डिस्टेंस ही नहीं दी गई है, d अपॉन एक्स यानी कि इक्वल टू 24 सेकेंड है, अगर मेरे पास 2 वेरिएबल दिए गए हैं और 2 इक्वेशन दी गई हैं, तो इसका मतलब हम x की वैल्यू यहां पर निकाल सकते हैं, यानी कि दोनों हमारे यहां पर सफिशिएंट हो जाएंगे, बोथ 1 एंड 2 हमारा यहां पर सफिशिएंट हो जाएगा। तो थर्ड नंबर का ऑप्शन यहां पर एकदम करेक्ट होगा। यह बात आपको यहां पर बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके, चलिए, तो इस तरीके से आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। इस सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये सेशन, और नेक्स्ट सेशन में फिर से हमारी मुलाकात होगी। वहां पर हम कुछ और क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे और बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे। इसी तरीके से जुड़े रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।